दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं स्पेशल साइंस सीरीज 95। ये इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी मेंस के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, सुपर टेट टेट के लिए, पीएचडी टीएचडी के लिए, इवन ऐसे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है। यह सीरीज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए लास्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रिवाइज करके स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या था, 900 नंबर। ऑर्थर कोर्नबर्ग को नोबेल पुरस्कार उनके किस पर किए गए कार्य के लिए दिया गया था? बताएंगे दोस्तों, ऐसा उन्होंने कौन सा कार्य किया था जिससे उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए, त्रिकूट क्रैक करना। ऑप्शन बी, न्यूक्लिक अम्लों का पृथक्करण। ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन सिद्धांत। ऑप्शन डी, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑर्थर कोर्नबर्ग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो एक क्या थे? बायोकेमिस्ट, वैज्ञानिक थे जो अमेरिका के निवासी थे। उनको नोबेल पुरस्कार एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना के लिए दिया गया था। अर्थात दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 901। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? जो फ्रेश वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ऑप्शन ए 3 सेल्सियस। ऑप्शन बी 5 सेल्सियस। ऑप्शन सी 0 सेल्सियस। ऑप्शन डी 4 सेल्सियस। बताएंगे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो फ्रेश वाटर होता है जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो आप कह सकते हैं 100 सेल्सियस। और ताजे पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा कब होता है? 4 सेल्सियस पर। ध्यान रखिएगा, ताजे पानी का जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा 4 सेल्सियस पर होता है। और ताजे पानी का जो हिमांक होता है वह 0 सेल्सियस पर होता है। ताजे पानी का जो क्वथनांक होता है वह 100 सेल्सियस पर होता है, जिसको बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। और ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वह 37 सेल्सियस होता है। कैसा होता है? 37 सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। अर्थात दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 901 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 902। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? ऑप्शन ए आइसो ऑक्टेन। ऑप्शन बी 2,2 डाई मेथिल हेक्सेन। ऑप्शन सी एन हेप्टेन। ऑप्शन डी 2 मेथिल हेप्टेन। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? ऑप्शन ए आइसो ऑक्टेन। ऑप्शन बी 2,2 डाई मेथिल हेक्सेन। ऑप्शन सी एन हेप्टेन। ऑप्शन डी 2 मेथिल हेप्टेन। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, जो एन हेप्टेन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एन हेप्टेन समझ लीजिए, जैसे C7H16 तो इसे एन हेप्टेन कह सकते हैं। अगर इसी जगह हो C8H18 तो इसे क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड से OC8H18 आइसो ऑक्टेन कहेंगे। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर कार्बन 8 होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। और हेप्टेन कहाँ पर हो जाएगा? जहाँ पर 7 हो जाएंगे। अगर इसी जगह कहा जाए कि कार्बन अगर 6 हो तो हेक्सेन हो जाएगा, कार्बन 5 हो C5 हो तो क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर C6H14 है तो आप कह सकते हैं हेक्सेन, अर्थात इसको बोल सकते हैं डाई मेथिल हेक्सेन। बस इसको आपको बॉन्ड के साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन है अपना 902 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 903। औषधि में स्वापक, जिसको एनीस्थीसिया भी कहते हैं, के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन बी क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और ईथर। ऑप्शन डी ईथर अमोनिया। तो ऑप्शन 4 है दोस्तों। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, नाइट्रस
ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म। तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वह NO2 होता है। क्या होता है? NO2 नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला होता है। क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है CHCl3। क्या होता है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 903 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है अपने पास 904, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी प्रतिशत, ऑप्शन डी अनुपात। देखिए ऑप्शन क्या है? ग्राम है, किलोग्राम है, प्रतिशत है और अनुपात है। तो बताइए किस आर्द्रता को किस में, आपेक्षिक जो आर्द्रता होती है किस रूप में व्यक्त किया जाता है? देखिए आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। किससे? अगर आपसे पूछा जाए कि आपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसको हम नापते हैं हाइग्रोमीटर से। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है ग्राम एवं किलोग्राम दोनों होता है। तो जो 904 का करेक्ट आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा अनुपात। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 905, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? ऑप्शन ए उच्च दाब और निम्न दाब, ऑप्शन बी निम्न दाब और उच्च ताप, ऑप्शन सी उच्च दाब और उच्च ताप, ऑप्शन डी निम्न दाब और निम्न ताप। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती है? देखिए निम्न दाब पर आयतन सबसे ज़्यादा होता है। जब प्रेशर लो होगा तो आयतन क्या होगा? सबसे अधिक होगा। और आयतन उच्च होने से गैस के अणुओं का आयतन गैस के टोटल आयतन के तुलना में नगण्य हो जाता है, अर्थात जीरो हो जाता है। और वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह ही क्या होता है? व्यवहार करने लगता है। उच्च ताप पर गैस के अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण बल कम हो जाता है, अतः वास्तविक गैस आदर्श गैस के जैसा ही व्यवहार करता है। अर्थात दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो ऑप्शन हो जाएगा निम्न दाब और उच्च ताप, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 906, अपेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन ए एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है, ऑप्शन बी वेग में बढ़ोतरी के साथ घटता है, ऑप्शन सी वेग में कमी के साथ घटता है, ऑप्शन डी अपने वेग से मुक्त होता है। अपेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान क्या होगा? आप लोगों को बताना। ऑप्शन दोस्तों 4 दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। अर्थात दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 906 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर दोस्तों एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये रहा क्वेश्चन और इसका ये रहा आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 907। 907 में क्या है? लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? अर्थात ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा मौसम है, प्लेस है जहाँ पर बहुत जल्दी लोहे में जंग लग जाती है? तो ऑप्शन ए वर्षा के जल में, ऑप्शन बी समुद्र के जल में, ऑप्शन सी आसुत जल में, ऑप्शन डी नदी के जल में। तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए लोहे में बहुत शीघ्र जंग आसुत जल में लगती है और रासायनिक परिवर्तनों में ऊर्जा परिवर्तन भौतिक परिवर्तनों के अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। क्या होते हैं? अधिक होते हैं। पदार्थों का जलना, जंग लगना, किण्वन जिसको फिल्ट्रेशन क्या कहते हैं,
किण्वन कहते हैं अपघटन, अपक्रियाएं, संयोजन, अपक्रियाएं आदि रासायनिक परिवर्तन हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो लोहे में जंग कहाँ लगती, तो वह लगती आसुत जल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 908। जिंक का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जस्ता चढ़ाना, जिसको गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन बी संक्षारण, जिसको इंग्लिश में कोरेजन कहते हैं। ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, जिसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। और ऑप्शन डी जिसे अपचयन कहते हैं और इसको इंग्लिश में अनऑक्सीडेशन कहते हैं। देखते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लोहे में जंग नहीं लगने के लिए जिंक का जो लेप होता है वह क्या कहता है, जिंक का लेप लगाना संक्षारण विधि के द्वारा होता है। देखिए संक्षारण शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि संरक्षण करना अर्थात उसको सुरक्षा प्रदान करना। तो हमारा जो क्वेश्चन है 908, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संक्षारण, जिसको इंग्लिश में कोरेजन कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 909। वातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है। ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी H2, ऑप्शन डी CO2। तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो CO2 है इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, NO2 को नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, H2 को हाइड्रोजन कहते हैं। तो दोस्तों वातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात CO2, जिसको कि कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण में बहुत अधिक सहायक होती है गैस। और दोस्तों SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, NO2 को नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, H2 को हाइड्रोजन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है डियर स्टूडेंट्स, वह हरे पेड़ पौधों में ही होती है। प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही ऑक्सीजन क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग लगभग सभी जीव श्वसन क्रिया के लिए अर्थात जंतु जिसको एनिमल्स कहते हैं वह ब्रीथिंग के लिए उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन वातावरण में 21% प्रेजेंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 910। मैग्नेटाइट क्या है। ऑप्शन ए Fe2O3, ऑप्शन बी Fe3O4, ऑप्शन सी FeCO3, ऑप्शन डी 2Fe2O3 3H2O। तो बताइए दोस्तों मैग्नेटाइट क्या है। देखिए जो ऑप्शन बी है Fe3O4 मैग्नेटाइट है। अब समझे Fe3O4 को मैग्नेटाइट कहते हैं, Fe2O3 को हेमेटाइट कहते हैं, और FeCO3 को सीडेराइट कहते हैं, और 2Fe2O3 को H2O जंग लगा लोहा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे 911। वाष्पशील वाष्पशील जिसको सुगंध कहते हैं तेलों में यह समाविष्ट है। ऑप्शन ए एल्केलाइड, ऑप्शन बी टर्पिनोइड, ऑप्शन सी पोरपाइस, ऑप्शन डी स्टेराइड। तो बताएंगे दोस्तों वाष्पशील तेलों में यह समाविष्ट है, अर्थात क्या समाविष्ट है इन चारों में से। देखिए वाष्पशील तेलों में पोरपाइस जो होता है वह सुगंधित रासायनिक पदार्थ होता है। पोरपाइस क्या होता है, एक सुगंधित रासायनिक पदार्थ होता है जो तेलों में सुगंध उत्पन्न करता है। 911 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 912। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन ए 3 से 15, ऑप्शन बी 0.1 से 0.25, ऑप्शन सी 0.5 से 1.5, ऑप्शन डी 6 से 8। तो बताइए दोस्तों इस्पात में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वह कितना होता है। देखिए 0.5 से 1.5 तक ही इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 913। निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए
कौन अपक्रिया करता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ऑप्शन सी अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनाइड, ऑप्शन डी मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस अमोनिया, यही यूरिया को उत्पादित करने के लिए अपक्रिया करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 913 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन डी में जो आप लोग देख पा रहे हो मीथेन माइनस कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड माइनस में नहीं दोस्तों, यहाँ पर प्लस में। क्या है दोस्तों? ये प्लस में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 914। जल का स्थानांतरण है ऑप्शन ए अप सुगठित, ऑप्शन बी सुगठित या संग सुगठित कहते हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जल का स्थानांतरण कैसा होता है? देखिए, जल में सहसंजक बल और असंजक बल दोनों पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले तो आप वाटर समझें। जो शुद्ध जल होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वह 7 होती है, अर्थात वह उसका नेचर कैसा होता है, वह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। दूसरी बात, जल में संजक बल और असंजक बल दोनों पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका स्थानांतरण जो है अप सुगठित या संग सुगठित दोनों कहा जा सकता है। अर्थात ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के दोनों राइट है। क्या है? दोनों के दोनों राइट है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 915। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लवमान होती अर्थात तैरती है। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी पृष्ठ ऊर्जा, ऑप्शन सी शयनता, ऑप्शन डी असंजी बल। तो बताइए दोस्तों किसके कारण यह फर्श पर तैरती है? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए पृष्ठ तनाव। क्या? इसको इंग्लिश में सरफेस टेंशन भी कहते हैं। द्रव के भीतर का अणु ससंजक बल के कारण अपने पड़ोसी अणुओं के द्वारा आकर्षित होता है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो जल के अणु होते हैं आपस में एक दूसरे को किस बल के कारण आकर्षित करते हैं, तो आप कह सकते हैं वह ससंजक बल होता है, जिसके कारण आपस में उसके अणु आकर्षित होते हैं। द्रव का जो ऊपरी पृष्ठ या सतह स्वतंत्र होता है, जिसे स्वतंत्र पृष्ठ कहा जाता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। जो दो भिन्न पदार्थ होते हैं उनके अणुओं के मध्य जब बल लगता है तो उनके इस आकर्षण को, इस बल को असंजक बल कहते हैं। जो परतों के बीच होने वाली अपेक्षित गति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, इस बल को श्यान बल कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो परतों के बीच होने वाली अपेक्षित गति को नष्ट करने का प्रयास करते इस बलों को श्यानता बल या श्यान बल कहते हैं। फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन है अपना 915, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में सरफेस टेंशन भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 916। श्वेत फास्फोरस समानता इसके अंतर्गत रखा जाता है। जो श्वेत फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस, वो किसके अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी ग्लिसरीन, ऑप्शन डी मिट्टी का तेल। देखिए दोस्तों, श्वेत फास्फोरस मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि यह हवा में अपक्रिया करके उड़ जाता है। मिट्टी के तेल में अपक्रिया नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है, हवा से रिएक्ट करके गायब हो जाता, उड़ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 917। फ्लैश वल्वों का तार इसका बना होता है। जो फ्लैश वल्वों का तार होता है वो किसका बना हुआ होता है? ऑप्शन ए एमजी, ऑप्शन बी बीए, ऑप्शन सी सीए, ऑप्शन डी एजी। तो बताइए दोस्तों किसका बना हुआ होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात
Ag का बना हुआ होता है फ्लैश बल्बों का तार। अब देखें क्वेश्चन नंबर 918 एक स्वतः प्रक्रम के लिए है। ऑप्शन ए डेल्टा जी धनात्मक, ऑप्शन बी डेल्टा जी ऋणात्मक, ऑप्शन सी डेल्टा जी शून्य के बराबर, ऑप्शन डी डेल्टा एच ऋणात्मक। देखिए दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डेल्टा जी ऋणात्मक। क्या हो? डेल्टा जी ऋणात्मक। अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 919। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी बीटा किरण, ऑप्शन सी गामा किरण, ऑप्शन डी इनफाइनाइट किरण। तो हमें देखना है ऑप्शन सी इसका करेक्ट दोस्तों आंसर है। जो गामा किरणों के गुण होते हैं उसको आप समझ लें। ये किरणें होती हैं विद्युता उदासीन होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इनमें न्यूट्रल होती, उदासीन होती। इस कारण विद्युत क्षेत्र में होकर गमन करते समय ये किरणें विचलित नहीं होती हैं। ये किरणें अति लघु तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। ये किरणें कणों की नहीं बनी होती हैं। इनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। इनकी मात्रा शून्य होती है, अतः गामा किरणें अद्रव प्रकृति वाली होती हैं। अति उच्च वेग से गतिशील होने के कारण गामा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा और बीटा किरणों की तुलना में सबसे अधिक होती है। क्या होती? सबसे अधिक होती। इन किरणों का द्रव्यमान नहीं के बराबर होने के कारण इनका फोटोग्राफिक प्लेट एवं जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है। अब हम लोग पढ़ लेंगे कि अल्फा किरण के गुण क्या होते हैं। देखिए, ये किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों के बने होते हैं। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। प्रयोग के आधार पर यह पाया गया है कि अल्फा कण वस्तुतः द्वि आवेश युक्त होते हैं। अर्थात इनमें क्या होते हैं? दो आवेश होते हैं। हीलियम आयन H++ इसकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी होती है। ये कण अत्यंत तीव्र वेग से रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक से बाहर निकलते हैं। इसका वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 भाग होता है। 1/10 भाग होता है। फिलहाल दोस्तों, जो अपना क्वेश्चन है 918, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 920। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? ऑप्शन ए पास्कल नियम, ऑप्शन बी बॉयल नियम, ऑप्शन सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो दोस्तों आप लोग बताइए, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, जो धातु की शुद्धता है यह होगा द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के माध्यम से। अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और भी आपको जानकारी प्रदान करते हैं। सुनिए दोस्तों ध्यान से। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य न माना जाए तो समान गहराई पर स्थित सभी बिंदु पर द्रव का दाब समान होता है। उसे पास्कल का पहला नियम कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 921। देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम शैली में मौजूद रह सकती? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 32। 2, 8, 18, 32, ये हमारे पास ऑप्शन। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है तो उसके साथ एक निश्चित मात्रा रहती है। जैसे एम कक्षा में हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी जगह एल ऑर्बिट की बात की जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्थात एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और के कक्षा में पूछी जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन, एन कक्षा में 32। देखिए के 2, के में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में 8 होंगे, एम 18 18 होंगे, एन 32
ठीक है दोस्तों। तो 2 8 18 32 और इनका सीरीज होता है KLMN, K2 और L8 M18 एंड 32। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा? 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 922। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बंधे होते हैं? ऑप्शन ए 1 आबंध, ऑप्शन बी 2 आबंध, ऑप्शन सी 3 आबंध, ऑप्शन डी 4 आबंध। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु 2 आबंध से बंधे होते हैं, जैसे O2 O तो डबल बॉन्ड और O, तो इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए 922 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 923। देखिए दोस्तों 923 क्या दिया गया, इसे आप आराम से पढ़ने की कोशिश करें। वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए नियोन, ऑप्शन बी क्रिप्टन, ऑप्शन सी ऑर्गन, ऑप्शन डी हीलियम। तो बताइए दोस्तों, देखिए उच्च दाब पर गैस का प्रेशर जो होता है वह अधिक होता है, जिसके कारण गोताखोरों को ऑक्सीजन लेने में कठिनाई होती है, जिसे कम करने के लिए हीलियम जो कि एक अक्रिय गैस है, इसका ही उपयोग किया जाता है। अर्थात 923 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 924 क्या दिया गया है? यूरेनियम के बारे में दिया गया है, जिसका जो क्रमांक है 92, वेट है 238 अर्थात 238 है। परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? क्वेश्चन है परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैवर विधि में अमोनिया उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। जो यूरेनियम कार्बाइड का जो उपयोग है वह हैवर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। और जो यूरेनियम है उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं? समस्थानिक 3 होते हैं। कौन कौन से? देखिए 92 तो है ही, बट जो वेट होता है समस्थानिक में 234, 235, 238, 234, 235, 238। और प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? 238 वाला, जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो अपना क्वेश्चन था न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉन जो हो जाएंगे वह 146 हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 925। अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी कोशिका क्रिया, ऑप्शन सी अवशोषण, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो बताइए देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? अंतःशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी द्रव का गमन कोशिका के अंदर होता है, अर्थात ये एक विसरण भी है और कोशिका क्रिया भी है। अंतःशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी द्रव का गमन कोशिका के अंदर होता है, अर्थात यह एक विसरण भी है और कोशिका क्रिया भी है। अर्थात दोस्तों ऑप्शन क्या है? ए भी सही है, बी भी सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में ए और बी दोनों दिए गए हैं। दोस्तों मैंने क्या बताया? डी करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को क्या करना है दोस्तों? सब्सक्राइब करना है, सीरीज को लाइक भी करना और शेयर भी करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।